सहेली। सखी सहेली। सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वाले सभी सखियों को और सभी श्रोताओं को संगीता श्रीवास्तव और सोनाली पाठक का नमस्कार। क्या हालचाल है? हाँ बिल्कुल ठीक है। और आपके भी हालचाल कैसे हैं सोनाली? बहुत अच्छे हैं। सामने आप हैं, बहुत सारे श्रोताओं का साथ है, तो फिर हालचाल क्या कहिए, बहुत अच्छे हैं। बहुत दुरुस्त हैं। वैसे पूछते रहना चाहिए हालचाल। हाँ, भले ही सामने वाला बहुत खुश दिख रहा हो तो भी हालचाल पूछना जरूरी है, क्योंकि उस बहाने हम एक दूसरे से बातें करते हैं, थोड़ा अच्छा भी लगता है। अच्छा लगता है ना। जी। और आज के विषय बता दे। हाँ। तो आज जैसे सोमवार को हम व्यंजन की बारी होती है ना, व्यंजनों के बारे में बताते हैं। हमारे सखियां श्रोताओं भी व्यंजन लिख कर भेजते हैं। तो आज का विषय है कटहल के व्यंजन। तो कटहल जो है बहुत कम लोग खाते हैं, खाते भी हैं तो कम खाते हैं, पर वो भी बहुत लजीज व्यंजन उसके बनते हैं। तो आज कटहल के व्यंजन के बारे में हमारे कुछ साथियों ने, कुछ श्रोताओं ने लिख कर भी भेजा है। फायदेमंद भी माना जाता है काफी सेहत के लिए। जी। साथ ही सखी विशेष में रितु नेगी जो कबड्डी खिलाड़ी है, उनके बारे में हम जानकारी देंगे। हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने, सखियों ने भी उनके बारे में जानकारी लिखकर भेजी है। और कुछ कुछ चीजें ऐसी होती हैं, कुछ कुछ यादें ऐसी होती हैं जो भूल जाना चाहिए। हाँ, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो यादें बन जाती हैं जब, तो उन्हें भूल जाना चाहिए। तो कड़वी यादें भूलना कितना जरूरी है। और ऐसा होता है कि हम भूलते नहीं है ना, कि 100 बातें किसी ने अच्छी बोल दी, हमें याद नहीं रहता, पर किसी ने हमारे बारे में एक कड़वी बात बोल दी कि हम बस उसी को मन में रख लेते हैं और उस इंसान के प्रति हमारे मन में मनमुटाव का भाव आ जाता है। तो कितने जल्दी हमें उन यादों को भुला देना चाहिए, ताकि जो है उससे हमारे शरीर को, हमारे मन को तकलीफ ना हो, है ना? जी बिल्कुल। और व्यवहारिक ज्ञान और मतलब बच्चों से इसका क्या नाता है, जी, यानी इस बारे में भी बात करेंगे। इसमें थोड़ा सा हम बातचीत करेंगे संगीता जी, क्योंकि व्यवहारिक ज्ञान यानी प्रैक्टिकल नॉलेज होता ये है कि हम बच्चों को बोलते पढ़ाई करो, याद करो, रट लो, पर ऐसा नहीं। अगर हम सामने बैठ के उन्हें व्यवहारिक ज्ञान देंगे तो वो चीजें उन्हें बहुत जल्दी समझ में आ जाती है। अब बहुत सारे बच्चों को यही नहीं मालूम होता है कि आलू जमीन के अंदर उगता है या पेड़ में लगता है, या फिर हमें भैंस दूध देती है या फिर हमें थैली में से मिलता है दूध। तो ये बातें जो है ना, छोटे छोटे बच्चों को, इसके लिए जरूरी है कि हमें उन्हें क्वालिटी टाइम देना होगा। हमें बच्चों के साथ बैठना होगा, उन्हें बताना होगा। घूमने भी जाते हैं जब हम, तो ट्रेन में खाते पीते हैं, गपशप करते, पर बाहर की दुनिया, बाहर के पेड़ पौधे, किस प्रकार की हरियाली है, किस प्रकार के पेड़ पौधे हैं, पटरी कैसे चेंज होती है, ट्रैक कैसे बदलता है, ये सब बातें, ये प्रैक्टिकल नॉलेज है। ये बच्चों को देना बहुत जरूरी है। तो इस बारे में भी हमारे श्रोता लिखेंगे, क्योंकि देखिए राब्ता एक बनाना बहुत जरूरी होता है। और आजकल वही कम देखा जाता है, क्योंकि अब मल्टीमीडिया का जमाना है, इतना इंटरनेट का जमाना है, तो ज्यादातर लोग उसमें खोए रहते हैं। इससे हम व्यवहारिकता में जो चीजें लानी चाहिए वो नहीं ला पाते हैं। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि बच्चों से बात करें और उन्हें भी अवगत कराएं इन बारे में, इन चीजों के बारे में। तो कार्यक्रम के शुरू में हम उन सभी सैनिकों को, उन जांबाज जवानों को याद करेंगे, और हम उनके कारण हमारे जीवन में सुकून है, चैन है, आराम है, तो उन्हें याद करेंगे और एक गीत सुनेंगे। जी, उनके लिए दुआएं भी करेंगे। जी जी। भारत माँ की आंख के तारों, नन्ही मुन्नी राज दुलारी, जैसे मैंने तुमको संवारा वैसे ही तुम देश संवारो। भारत माँ की आंख के तारों। ये
बातें, सबसे सीखो अच्छी बातें, अपना किसी से बैर न समझो, जग में किसी को गैर न समझो। आप पढ़ो औरों को पढ़ाओ, घर घर ज्ञान की ज्योत जगाओ, नवजीवन की आस तुम्ही हो, बनता हुआ इतिहास तुम्ही हो। जितना गहरा अंधियारा हो, जितना गहरा अंधियारा हो, उतने ऊंचे दीप बारो, भारत माँ की आँख के तारो। ये संसार जो हमने सजाया, ये संसार जो तुमने पाया, इस संसार में झूठ बहुत है, जुल्म बहुत है, लूट बहुत है। जुल्म के आगे सर ना झुकाना, हर एक झूठ से टकरा जाना। इस संसार का रंग बदलना, ऊंचा नीच का ढंग बदलना। सारा जग है देश तुम्हारा, सारा जग है देश तुम्हारा, सारे जग का रूप निखारो, भारत माँ की आँख के तारो, नन्हे मुन्ने राज दुलारो। जैसे मैंने तुमको संवारा, वैसे ही तुम देश संवारो, भारत माँ की आँख के तारो, नन्हे मुन्ने राज दुलारो। ये खूबसूरत सा गीत हमारे श्रोता सुन रहे थे और उन्हें भी बहुत अच्छा लगा होगा। देखिए, हम बात कर रहे थे बच्चों में जो ज्ञान की बात होती है सोनाली, तो जो देखिए इस तरह के गीत जब हम सुनते हैं तो हमारे अंदर एक चीज होती है, एक जज्बा जगता है देश के लिए। तो इस बारे में भी बच्चों को अवगत कराना बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चे हैं तो वो जो हम बताएंगे उस बात को किस तरह से बताया जाता है, कैसे बताया जाता है, ये उन पर असर बहुत होता है। सेना के लिए भी बहुत सारे सैनिक स्कूल हैं, देश के प्रति जो उनकी जिम्मेदारी है उनको भी वो धीरे धीरे से अगर वहन करना सीखें या फिर अपने जहन में उतारना सीखें कि हमारी जिंदगी जो है कुछ इस तरह से चलनी चाहिए कि हमें भी देश के लिए कुछ ना कुछ करना है, तो ये भी एक अलग सी बात होगी जो साथ साथ जीवन में चलेगी। तो ये भी ज्ञान उनको साथ साथ देते चलना बहुत जरूरी है। बहुत सही बात आपने कही, यानी बच्चों को बचपन से ही कुछ इस तरह की बातें हम सिखाएं जो आगे जाके उनके लिए बहुत उपयोगी हो जाए और एक बहुत अच्छे नागरिक बन के तैयार हो। यही हमारी कोशिश होना चाहिए। जी जी। और जैसे खेलों की बात चलती है, हाँ, एक संदेश सुन लेते जी। नमस्कार, मैं सुधाकर शर्मा, गीतकार मुंबई से। जिस तरह ऑपरेशन सिंदूर में हमारी तीनों सेनाओं ने अपने कौशल का परिचय दिया, दुश्मन के दांत खट्टे किए और ये साबित किया कि भारतवर्ष किसी के सामने झुकने वाला नहीं है। हम अपनी सेनाओं का स्वागत करते हैं और ये कामना करते हैं कि वो हमें सुरक्षित रखें और ईश्वर उन्हें सुरक्षित रखे। जय हिंद, जय भारती, जय भारत। जैसे प्रैक्टिकल नॉलेज या हम इसकी बात करेंगे कि बच्चों को इस तरह से हमें ज्ञान देना चाहिए, पर ऐसा होता है ना कि हम बच्चों को हमेशा बोलते हैं कि खेलना चाहिए, खेलना चाहिए, खेलने से तुम्हारा शरीर अच्छा होगा। पर अगर हम खुद जाके बच्चों के साथ खेलेंगे, उन्हें खेलना सिखाएंगे तो बच्चा पहल करता है ना। और खेलते भी तो है बहुत खेलते भी हैं बच्चे। खेलते हैं बच्चे, पर वीडियो गेम खेलते हैं नहीं, और इसी दिशा में फिर वो मतलब जो खेल होते हैं यानी जो इंडोर आउटडोर गेम्स होते हैं, इसमें अगर उनकी रुचि है तो फिर आगे भी जा सकते हैं। तो इस बारे में भी अवगत कराना बहुत जरूरी होता है। और बचपन में हम कितने खेल खेला करते थे संगीता जी। कबड्डी तो हमारा यानी फेवरेट गेम हुआ करता था हम, और उसमें कितना कुछ सीखने को मिलता है। उसमें खिलाड़ी भावना है कि एक ने अगर पैर पकड़ लिया और पूरी टीम ने, तो पूरी टीम की टीम आउट हो जाएगी, है ना। तो ये भी बहुत कुछ सीख देता है ये खेल हमें। तो आज हम रितु नेगी के बारे में, कबड्डी खिलाड़ी के बारे में चर्चा करेंगे। तो रितु नेगी का जन्म 30 दिसंबर 1992 को हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के शिलाई गांव में हुआ था और 9वीं कक्षा में थी तभी से उन्होंने कबड्डी खेलना शुरू कर दिया था।
जी, और रितु नेगी ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता और गुरुजनों को दिया, जिन्होंने कदम कदम पर रितु नेगी को आगे बढ़ाने में प्रोत्साहन दिया। और आपने पहली बार 2007 में अपने करियर की शुरुआत की। आगे चलकर आपने वर्ष 2011 में मलेशिया में आयोजित जूनियर एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप अंडर 20 में भारतीय टीम की वे कप्तान भी रही। और वर्ष 2018 में इंडोनेशिया में आयोजित 18वें एशियाई खेलों में भारत को रजत पदक दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका उन्होंने निभाई। वर्ष 2019 में नेपाल में आयोजित दक्षिण एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक रितु नेगी ने जीता। जी, और आगे चलकर रितु नेगी ने अनेक प्रतियोगिताएं जीतकर देश का नाम रोशन किया। आपके नेतृत्व में भारतीय महिला कबड्डी टीम ने चीन में आयोजित एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया। और खेल मंत्रालय की ओर से वर्ष 2023 में उन्हें अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। वर्तमान में रितु नेगी भारतीय महिला कबड्डी टीम की कप्तान हैं, साथ ही भारतीय रेलवे में भी कार्यरत हैं। और आपसे प्रेरणा लेकर और भी महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़कर देश का नाम रोशन करती रहे, यही हम ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। हाँ। अंदाज मेरा मस्ताना, मांगी दिल का नजराना, जरा सोच के आंख मिलाना, हो जाए न तू दीवाना। कि हम भी जवान है, समा भी जवान है, न फिर हमसे कहना मेरा दिल कहाँ है, मेरा दिल कहाँ है। तहलीना
देखिए, ये गीत जो है वो अपने आप में बहुत कुछ कहता है सोनाली, और हमारे जो साथी हैं वो भी बहुत कुछ कह रहे हैं किस बारे में, कड़वी यादों के बारे में। वैसे संगीता जी, आमतौर पर लोग अपनी अच्छी बातों को बहुत जल्दी भूल जाते हैं, पर यूं कह लीजिए कि किसी ने अगर 100 बातें हमारे लिए अच्छी की है तो हम भूल जाते हैं, पर एक बुरी बात ताउम्र याद रखते हैं या उन्हीं बातों को लेकर सोचते हैं, और ये इन बातों को सोच कर जो है जाने अनजाने में खुद का बहुत ज्यादा नुकसान कर लेते हैं ना। क्योंकि जब हम बुरा सोचेंगे तो उसका बुरा असर हमारे शरीर पर पड़ता है। बिल्कुल, बुरा ही नहीं बल्कि बहुत बुरा असर पड़ता है। तो जो बातें हैं जिन्हें हम बार बार सोचते हैं, तो ये जरूर सोचना चाहिए कि ये बातें हम सिर्फ सोच ही नहीं रहे हैं बल्कि हमारे तन और मन पर ये बहुत प्रभाव डालती हैं। और यहाँ तक कि जो हमारी जो हमारा सेहत होता है उसमें सबसे जो बहुत जरूरी चीज है वो ये है कि हमारे पाचन तंत्र को भी बहुत तरह से प्रभावित करती हैं, क्योंकि मन मस्तिष्क से ही सब चीजें जुड़ी रहती हैं। तो एक हमारे श्रोता ने लिखा है कि कुछ कड़वी यादें भी होती हैं, कुछ मीठी भी होती हैं, कुछ खट्टी मीठी भी होती हैं। कड़वी यादें जीवन में हुए कड़वे अनुभवों से जुड़ी होती हैं, फिर भी उसका जो अनुभव है वो हमें बहुत कुछ सिखा देता है कि जिंदगी में किसके साथ किस तरह का संबंध या व्यवहार रखना है। ऐसे लोगों से दूरी बनाकर व्यवहार न रखने में ही समझदारी है। और कई बार ऐसा संभव भी नहीं होता कि दूरी भी नहीं बनाई जा सकती। बहुत अपने होते हैं, बहुत करीबी होते हैं। पर हाँ, ये बात है कि हम उन्हीं बातों को बार बार सोचना, दोहराना, ये हम अपने हाथ में रख सकते हैं कि चलो ठीक है, उन्हें ऐसा कड़वा बोलने की आदत है तो हमें सोचना नहीं उस बारे में और आगे बढ़ना है ना। और एक हमारे साथी लिखते हैं, कड़वी यादें मानसिक तनाव और चिंता का कारण बन सकती है। इन्हें भूलने से मानसिक शांति मिलती है। कड़वी यादें हमें अतीत में फंसा सकती है और इन्हें भूलने से हम जीवन में आगे बढ़ने और नई चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हो सकते हैं। कड़वी यादें भावनात्मक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। इन्हें भूलने से भावनात्मक स्वास्थ्य में सुधार हो सकता है। कड़वी यादों को भूलने से हम जीवन के सकारात्मक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं और जीवन को अधिक सकारात्मक दृष्टिकोण से देख सकते हैं। एक और श्रोता ने लिखा है कि हमें अपने मस्तिष्क को खूबसूरत, सृजनशील, सकारात्मक, नवीन अन्वेषण यानी कि जो नई चीजें हैं वो सोचना चाहिए। उस बारे में सुंदर विचारों को की सुगंधित बगिया बनाकर सजाए रखना, जहां दुख, अवसाद, पछतावे और नकारात्मक सोच के लिए रत्ती भर भी स्थान न हो। तभी हमारा परिवार, समाज, प्रदेश और देश सुदृढ़, समृद्ध और विश्वगुरु बनेगा। सुंदरता के लिए सुंदर देखना और दिखना और दिखाना बेहद आवश्यक है, लेकिन कई बार यह संभव नहीं होता। एक हमारी सखी ने बहुत सुंदर मैसेज लिखकर भेजा है, संगीता जी। जी बिल्कुल सही कहा आपने कि कड़वी यादें भूल जाना ही सही है। मेरे साथ भी बहुत सारी कड़वी यादें हैं, उन्हें भूलना तो संभव नहीं है, पर मैं उन कड़वी यादों को अपने वर्तमान में आने ही नहीं देती हूँ। और सभी से मैं यही बोलूंगी कि यादें कड़वी हो या मीठी, उन्हें भुला पाना आसान नहीं है, पर उन्हें अपने ऊपर हावी नहीं होने दे, वरना जो हुआ सो हुआ। पर अगर हम उन्हें अपने ऊपर हावी होने देंगे तो हमारा भविष्य भी उससे प्रभावित होगा। मेरे साथ रहने वाले या काम करने वाले इसलिए हमेशा बोलते हैं कि तुमसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिला आपके इस मैसेज से कि सचमुच अपने ऊपर उन्हें हावी नहीं होने देना है। नहीं तो ऐसा होता है कि सामने वाले ने हमारी तारीफ कर दी तो हम बहुत खुश हो गए, सामने वाले ने हमारे बारे में बुरा बोल दिया तो हम दुखी हो गए। तो यानी हमारे सुख और दुख की चाबी लोगों के हाथ में ना दे भाई, अपने हाथ में रखिए, है ना। एक और श्रोता ने लिखा है, कड़वी यादें जीवन का एक हिस्सा हैं जो हमें दर्द और दुख की भावना से भर देती हैं। ये यादें हमारे अतीत के अनुभवों से जुड़ी होती हैं जो हमें कभी कभी परेशान कर सकती हैं। आइए कुछ तरीकों पर चर्चा करते हैं और कुछ बातें लिखी हैं इन्होंने। जी, हमारे एक साथी ने लिखा है कि जो बीत गई सो बात गई। महान कवियों ने ऐसे ही यादों के बारे में लिखी है। कड़वी यादों को भूल जाना चाहिए और सही भी भूलने में ही भलाई है, पर कड़वी या मीठी जो भी यादें क्या कभी भूल पाती है? याद रखिए, मीठा मुंह में तुरंत घुल जाता है, पर कड़वा कसैला पर जिह्वा पर बहुत देर तक रहता है स्वाद। उसे दूर करने के लिए मीठा खाना पड़ता है। यादों को कुछ इसी तरह संभालना पड़ता है। भूलता तो कुछ भी नहीं है। कुछ कड़वी यादों पर वक्त की मोटी परत डाल दीजिए और जिंदगी की सच्चाई को अपनाते हुए आगे बढ़िए। बीती ताही बिसार दे, आगे की सुधी ले। बहुत सुंदर विचार।
नमस्कार, मैं किशोर कदम, कवि सौमित्र। पहलगाम में हुए आतंकी हमले का हमारी भारतीय सेनाओं ने मुंह तोड़ जवाब दिया और पाकिस्तान को धूल चटाई। हमारी भारतीय जनता को, हम सारे लोगों को, अमीर हो, गरीब हो, फुटपाथ पे रहने वाला हो या बड़ी बिल्डिंगों में रहने वाला हो, मध्यम वर्गीय हो या उच्च वर्गीय हो, उन सारों को जीने का एक आत्मसम्मान प्रदान किया। मैं भारतीय सेनाओं की, तीनों दलों के सेनाओं का और हमारी 2 बहनें सोफिया कुरैशी जी और व्योमिका सिंह जी और भारतीय सेना में अपना कार्य करने वाली, काम करने वाली सारी बहनों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और बहुत बहुत बधाई देता हूं। जय हिंद, जय भारत। आज ऑल इंडिया रेडियो के माध्यम से मैं अपराजिता भूषण अपने प्यारे फौजी भाइयों को दिल से नमन करती हूं। ऑपरेशन सिंदूर में हमारी सेना ने अपनी अद्भुत शौर्य, वीरता और साहस से ये साबित कर दिया है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हमें हमारी शूरवीर सेना पर असीमित गर्व है। वंदे मातरम, जय हिंद। ये जो संदेश हैं वो भी बहुत ऐसे हैं कि मन में कुछ न कुछ जगह जाते हैं, देश की भावना, हाँ, जोश भर जाते हैं देश की भावना के लिए। और सभी को ये भावना, हम सबको अपने मन में, अपने अंदर इसको हमेशा ही ताज़ा रखना चाहिए। सचमुच एक भारतीय होने के कारण एक अपने आप में हमारे ऐसा गर्व होना चाहिए कि सचमुच हम एक भारतीय नागरिक हैं और आज हम चैन और सुकून से जी रहे हैं, जो हमारे सेना के जांबाज जवानों के कारण, जो दिन रात जो है सीमा पर पहरा देते हैं और जिनके कारण हमारे जीवन में सुकून है, चैन है, आराम है। आज हम बैठे हैं, आराम से बतिया रहे हैं। और एक हमारी सखी जो है ना, वो लिख रही है कि आप हंस हंस के बातें कर रही है, जबकि हम टीवी में देख रहे हैं कि मुंबई में बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, बहुत मौसम खराब है, तो अपना ध्यान रखिए। ये ऐसी छोटी सी बात उन्होंने लिख दी है, पर कितना अच्छा लगता है ना कि कोई हमारे बारे में पूछ रहा है, कोई हमारी कदर कर रहा है, कोई हमारी यानी हमारे बारे में सोच रहा है कि अरे हमारी सखियां ठीक ठाक से घर में पहुंच जाए, है ना। तो ऐसा भी कोई सोचता है तो बहुत अच्छा लगता है ना। और नहीं तो ऐसा होता है कि किसी ने हमारे बारे में ऐसा बोल दिया तो हमें बुरा लग जाता है। वैसे बारिश होना और बारिश में ऐसा फंस जाना ट्रेन में, ये भी एक बहुत कड़वी याद है और हमें भूल जाएगा। अगर हम उसी बारे में सोचते रहेंगे तो हम ट्रैवल ही नहीं कर पाएंगे, है ना। अब एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर हैं ना, सखी सहेली। समय तेजी से जा रहा है। जी जी जी। और एक सामान्य सा उदाहरण है ना संगीता जी कि जब हम चलते हैं तो सामने देखकर चलते हैं। हाँ। अगर हम पीछे मुड़ के देखेंगे तो निश्चित हम गिर सकते हैं और दुर्घटनाग्रस्त हो सकते हैं। मन का हाल भी कुछ ऐसा ही है। ये हम पुरानी बातों में, अतीत की बातों में ऐसे ही उलझे रहेंगे तो निश्चित ही दुर्घटना होगी, मन की दुर्घटना होगी, है ना। देखिए, यादें होती हैं और यादें हैं तो फिर वो आएंगी ही आएंगी, लेकिन उससे कितना हम प्रभावित होते हैं, कितना हमारा कामकाज प्रभावित होता है ऐसी कड़वी यादों से, इस बारे में हमेशा सोचना चाहिए। और कई लोग तो ऐसा भी बोलते हैं कि भाई क्या करें, यादें हैं वो तो आती रहती हैं और उसको भूलना बड़ा मुश्किल है, ये है वो है। लेकिन फिर भी करना है तो हमें ही करना है, अपने मन को भी समझाना है तो हमें ही समझाना है। तो पहल हमें ही करनी है कि इन बातों को
किस तरह से लिया जाए। जी। तो कवि गिरधर की लिखी पंक्तियां याद आती है कि बीती ताही विसार दे आगे की सुध ले, यानी बुरी बातों को लेकर सोचकर अफसोस करने से बेहतर है भविष्य में उन गलतियों को नहीं दोहराना है। हाँ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके सानिध्य में रह के अगर हमें तकलीफ होती है तो उनसे बातचीत करना बंद नहीं है, बल्कि उनसे थोड़ी दूरी बना ले, है ना, ताकि हम भी खुश रहे, वे भी खुश रहें। और जब भी कभी मनमुटाव होता है या कुछ गलत होता है तब हम सिर्फ सामने वाले के नजरिए से देखते हैं। कभी कभी उनकी दृष्टि से भी सोचे कि अगर आपको लगता है कि हाँ मैंने बात को नहीं बढ़ाना चाहिए तो वही बात को खत्म कर देने में ही भलाई है। क्योंकि देखिए कई बार क्या होता है कि पहल कौन करे, हाँ। ये भी होता है कि अब ये पहल जो है वो कैसी होनी चाहिए, कैसे होना चाहिए। तो अगर कोई बात ऐसी किसी को कह भी दी, किसी को बुरा भी लग गया, तो फिर उसको सोच समझकर अपनी बात को वहीं पर समाप्त कर देना चाहिए कि भाई ठीक है, हो गया है ना। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि न सामने वाला झुकता है न हम झुकते हैं, फिर वो बात जो होती है वो और बढ़ती चली जाती है। तो कई बार कोई बात ऐसी भी होती है कि जिससे हम बढ़ाना नहीं चाहते, लेकिन वो बढ़ती चली जाती है और फिर जाकर वो कड़वी से और भी कड़वी बातों में बदल सकती है। यानी राई का पर्वत बन जाता है। बिल्कुल, राई का पर्वत बन जाता है। हाँ। तो ऐसे जो सिचुएशंस होते हैं, ऐसा जो समय होता है, उनको बहुत ही समझदारी से लेने की, सोचने की जरूरत है। क्योंकि कड़ियां तो फिर भी जुड़ी हैं भाई, लोग तो जुड़े हुए हैं और सबसे जुड़कर ही रहना बहुत अच्छा होता है। तो बात को वहीं समाप्त कर देना चाहिए, भाई ठीक है, हो गया, इसी में भलाई है ना? हाँ, इसी में भलाई। एक हमारे साथी लिखते हैं, पुरानी चोट का दर्द और कड़वी बातें बहुत समय लेती है भरने और भूलने में। बहुत समय लगता है, जबकि अच्छी और मीठी यादें जल्दी भूल जाते हैं। कड़वी बातें भूलना ही बेहतर होता है। इसके लिए अपने आप को कहीं इतना व्यस्त कर ले कि कड़वी यादें याद ही ना आए। लोगों के साथ मिलते जुलते रहना चाहिए और हो सके तो किसी अपने बहुत खास मित्र या माता पिता या जिस पर विश्वास हो उससे शेयर कर लेना चाहिए, शायद वही कोई मदद करे आपकी। बहुत सुंदर विचार, बहुत अच्छी सलाह आपने लिखकर भेजी है। बहुत धन्यवाद हमारे इन श्रोताओं का। और देखिए कई बार क्या होता है कि सत्य को हम लोग नहीं जानते हैं ना कि भाई सत्य क्या है। और कई बार क्या होता है कि जब कोई सच कह देता है तो वो बात फिर बुरी लग जाती है, या उसको हम ऐसा सोचते हैं कि भाई फलाने ने कितना कड़वा कह दिया, है ना। लेकिन अगर उसे ठीक से सोचा जाए, समझा जाए, तो ये भी हो सकता है कि भाई वो उस बात में कुछ सच्चाई होगी। लेकिन कोई लोग होते हैं जो सामने से कह देते हैं, यानी कि जो गलती है उसको सामने से बता दिया जाता है कि भाई ये गलती है। तो उसमें हमें कितना बुरा मानना चाहिए, कितना नहीं बुरा मानना चाहिए, ये भी बात है कि अगर हम समझ रहे हैं कि इस बात में कुछ भी सच्चाई है तो फिर उसे स्वीकारने में ही भलाई है। हाँ, क्योंकि कड़वा अगर लगता है कोई बात, तो हर बार ये नहीं हो सकता कि वो गलत बात होगी, लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि कोई बात सही हो और वो कड़वी लगे। हाँ, कहते हैं ना कि सत्य हमेशा कड़वा होता है। जी, हमारे एक साथी भी लिखते हैं, सत्य को समझना हर दुख से, पीड़ा से निकलने का एकमात्र रास्ता है। वह सत्य आपका वर्तमान है, इसे कभी ना भूले। इसलिए जो हो रहा है अगर वह आपके नियंत्रण में नहीं है तो उसे होने दे। अगर वह आपके अनुकूल नहीं है या दुख का कारण बनता है तो धैर्य के साथ इसके गुजर जाने का इंतजार करे, भूल जाए। यह एक खुशहाल जीवन का मूल मंत्र है। तो समय का इंतजार करना चाहिए। और कहते हैं कि समय एक ऐसा होता है कि समय हर घावों को भर देता है और समय बड़ा बलवान होता है। हाँ, तो समय का इंतजार करना चाहिए अगर कुछ हो जाता है फिर गड़बड़ तो। और गीत भी सुनना चाहिए समय समय पर। हाँ। आँखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं, हो आँखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं। दिल को बना दे जो पतंग सांसें, ये तेरी वो हवाएं हैं। आँखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं, हो आँखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं। दिल को बना दे जो पतंग सांसें, ये तेरी वो हवाएं हैं।
बहुत खुश नसीब है, चाहे जिसे दूर से दुनिया वो मेरे करीब है। कितना कुछ कहना है फिर भी है दिल में सवाल कहीं, सपनों में जो रोज कहा है वो फिर से कहूँ या नहीं। आंखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं, हो आंखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं। दिल को बना दे जो पतंग सांसें ये तेरी वो हवाएं हैं। नमस्कार देशवासियों, हमें अपने फौजी भाइयों की हिम्मत, उनके शौर्य पर नाज है। उन्होंने जिस साहस और वीरता का परिचय दिया है वह अद्भुत है। मैं विनय सप्रू उनका नमन करता हूँ। जय हिंद। जैसे कि आज का हमारा एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है ना संगीता जी कि बच्चों को दीजिए व्यवहारिक ज्ञान, तो हमारे बहुत सारे श्रोता भी भर भर के कमेंट्स लिखकर भेज रहे हैं। पर आमतौर पर ऐसा देखा गया है ना कि माता पिता बच्चों को पढ़ाई करने के लिए कहते हैं कि बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए सिर्फ रट कर परीक्षा में अच्छे नंबर लाना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उन्हें व्यवहारिक ज्ञान यानी प्रैक्टिकल नॉलेज देना बहुत ज़रूरी है। और प्रैक्टिकल नॉलेज कई प्रकार से होता है, जैसे कि उसके लिए बच्चों के साथ माता पिता को खुद उनके साथ बैठ के उनके साथ रह के उन्हें अपना क्वालिटी टाइम देना चाहिए। अब जैसे कि शहरी बच्चों की बात की जाए तो उन्हें खेतों में जाकर दिखाए कि भाई फसल कैसे उगती है, उसकी कटाई कैसे होती है, फिर ये फलाना जो है फल कैसे उगता है, कौन से सब्जियां हैं जो ज़मीन के अंदर लगती है, कौन से जो है बहुत ऊंचाई पर लगती है। अगर हमने उन्हें किताब में दिखा दिया तो उन्हें इतना समझ में नहीं आएगा, पर अगर हम उन्हें खासकर किसी फैक्ट्री में ले जाके दिखाएं कि कैसे किस चीज़ से किस तरह से पैकिंग होती है, किस तरह से सुखाया जाता है, किस तरह से बनाया जाता है, तो वो बच्चों को बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। देखिए हमारे जो स्कूल में या कॉलेजेस में तो नहीं बल्कि स्कूल में एक सब्जेक्ट है जिसमें हम हर तरह की चीज़ें जैसे क्राफ्ट वगैरह जानते थे कि मतलब ये चीज़ें कैसे बनाई जाती हैं, डलिया है या छोटी चीज़ें जो सिलाई बुनाई की कैसमेंट के धागे की जो बुनाई होती, तो एक क्लास होता है जिसे हम वर्क एक्सपीरियंस का क्लास कहते हैं। उसमें सारी चीज़ें होती हैं कि छोटी छोटी चीज़ें जैसे अब वो पानी पूरी है या जिसे हम फुल्की कहते हैं, बताशे कहते हैं, जो भी आप कह लीजिए, है ना, तो उसको बनाना भी बताते हैं कि उसको अलग अलग तरह से आप कैसे डेकोरेट करके बना सकते हैं। और फिर कुछ एक मतलब जो आसान चीजें हैं, जो खाने पीने की आसान चीजें हैं जो हम बना सकते हैं, जैसे शरबत है, हाँ, तो वो बच्चे कुछ लेकर आएंगे, उसमें मिलाएंगे और वो बनाएंगे और फिर वो सर्व भी करते हैं कि भाई कैसा है कैसा नहीं है। इसी के साथ जो ये वर्क एक्सपीरियंस के क्लासेस होते थे जिनमें छोटी डलिया बनाना पहले भी और अभी भी सिखाया जाता है कि किस तरह से कागज़ को हम कट करके कर सकते हैं, जो भी डिज़ाइनें हैं वो बना सकते हैं, या फिर कुछ एक ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे कंप्यूटर के माउस वगैरह हैं वो कैसे बना सकते हैं। तो इन चीज़ों के क्लासेस अब भी होते हैं, लेकिन होता यह है कि स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं और उसके बाद फिर घर आ जाते हैं, तो घर का माहौल बहुत अलग होता है, सभी अपने में खोए रहते हैं। तो ऐसा नहीं, वहाँ स्कूल में स्कूल के स्तर पर जितना समय होता है और जितनी सुविधा होती है उतना बताया जाता है, और इसी को आगे लेकर बढ़ने की ज़रूरत होती है कि हम लोग किस तरह से अपने बच्चों को सिखाते जाते हैं और छोटी छोटी चीज़ों से अवगत कराते जाते हैं। जैसे अगर हम घूमने भी जा रहे हैं या ट्रेन में भी जा रहे हैं तो फसलों के बारे में या कुछ उस बारे में बताना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बच्चों को वैसे भी बड़ा आनंद आता है खिड़की के पास बैठने में। पर अभी उल्टा हो रहा है संगीता जी, अभी ऐसा होता है कि हम ट्रेन में भी बैठे हुए तो हाथ में मोबाइल फ़ोन होता है और हम मोबाइल में हम उलझे हुए होते हैं, हम ये बाहर झाँक के देखते ही नहीं कि
बाहर की दुनिया कैसे है, कैसे पर्वत जैसे हमें ऐसा लग रहा है कि हमारे साथ दौड़ रहे हैं, पेड़ दौड़ रहे हैं, रास्ते दौड़ रहे हैं, वो एक अद्भुत और एक बहुत रोमांचक अनुभव हुआ करता है ना। तो बच्चों को ये जो है ना, ये मोबाइल फोन की दुनिया में इतने उलझते जा रहे हैं कि ये जो है ना प्रैक्टिकल नॉलेज में थोड़े पीछे हो रहे हैं। अब जैसे कोरोना काल के समय में हमने देखा कि बहुत सारे लोगों का भी खाना बनाना नहीं आता है। तो ये जो 6वीं 7वीं 8वीं के हो गए बच्चे, तो उन्हें छोटी छोटी बातें खुद प्रैक्टिकल की, चलो हम कुछ बनाएंगे, हम सिंपल सी बातें खिचड़ी बनाएंगे या हम चाय ही बनाएंगे, तो किस तरह से बनाई जाती है, ये उन्हें भी अपने प्रैक्टिकल नॉलेज देना बहुत जरूरी है। और बच्चों को अगर कुछ सिखाना है तो समय तो देना ही पड़ेगा। जी, हाँ। तो कहीं ना कहीं वो वही कहते हैं ना कि जैसे अब हम ट्रेन में भी जैसे ट्रेवल कर रहे हैं तो बच्चे देख रहे हैं कि भाई ये अगर देखें ना देखें, आपने जैसा कहा कि मोबाइल में रहते हैं तो वो देखते वहां तो नहीं है, लेकिन कई बार जो वो आते हैं कार्टून्स आते हैं उनमें वही चीजें रहती हैं, वही चिड़िया है, वही पर्वत है, वही पहाड़ है, वही नदी है, झरने हैं, तो वो उसमें खोए रहते हैं। यहाँ ये प्राकृतिक चीजें जो है वो चलती चली जा रही हैं, उससे मतलब नहीं है, लेकिन वो चीजें अगर वो मोबाइल पर आ जाती हैं तो उन्हें देखने में उन्हें बड़ा आनंद होता है। तो बस यही तो जो है वो कमी है, यही लैक है कि सामने की चीजें भी हम उन्हें बता नहीं पाते। तो ये क्यों है, ये सोचना बहुत जरूरी है। और बहुत छोटी छोटी बातें हैं, जैसे कि डेबिट कार्ड से पैसे कैसे निकालना है, तो हम घबराएंगे कि भाई वो खो देगा या फिर कम पैसे निकाल, अपने साथ में खड़े रह के उन्हें काम करने दीजिए। और कभी कभी ऐसा हो जाता ना कि उन्होंने कुछ गलती कर दी बच्चों ने, तो हम उन्हें हाथ ही नहीं लगाने देते। जैसे कुछ जल गया या कुछ हो गया, कट गया, तो फिर हम कहेंगे नहीं वो काम मत करो। ऐसा नहीं है, ऐसे में उनका जो ना आत्मविश्वास में बढ़ोतरी ही नहीं होगी। तो ऐसा है कि भले एक बार गलती करेंगे, 2 बार गलती करेंगे, पर उन्हें करने दीजिए। अब जैसे बाजार से सामान लाना है तो आजकल तो हम ही ऑनलाइन मंगवा रहे हैं सामान, पर खुद मार्केट में जाके, मंडी में जाके बच्चों को कि सब्जी कैसे खरीदना है, ताजी सब्जी और बासी सब्जी में कैसा फर्क है, वो हम देखेंगे तभी समझ में आएगा कि कैसे खरीदारी करना है। बहुत छोटी छोटी बातें, खरीदारी करना है, बिल का भुगतान करना है, फिर छोटी सी बात है कि कपड़ों को प्रेस करना है, बस दिया बाहर दे दिया, प्रेस करवा के लॉन्ड्री में से लेकर आ गए। पर घर में अब हम लोग जब स्कूल जाते थे कैसे प्रेस करते थे कपड़े, एक आध बार हमारा कपड़ा भी जलता था, हाथ भी जलता था, पर हम उसमें पारंगत हो गए। ऐसे ही अगर बच्चों को हाथ ही नहीं लगाने देंगे तो कैसे होगा। उन्हें भी प्रैक्टिकल नॉलेज देना बहुत जरूरी है। और इस विषय पर हमारे बहुत सारे साथी भर भर के कमेंट्स लिख रहे हैं, तो हम साथियों के कमेंट्स पढ़ते हैं कि बच्चों में व्यवहारिक ज्ञान का मतलब है उन्हें चीजों को करके सीखने और वास्तविक जीवन के अनुभवों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता। ये ज्ञान उन्हें सैद्धांतिक जानकारी को लागू करने और समस्याओं को हल करने में मदद करता है। व्यवहारिक ज्ञान बच्चों को वास्तविक दुनिया की चुनौतियों के लिए तैयार करता है, क्योंकि यह उन्हें उन कौशलों को विकसित करने में मदद करता है जो विभिन्न परिस्थितियों में प्रभावी ढंग से कार्य करने में सक्षम, आत्मनिर्भर बनाते हैं। व्यवहारिक ज्ञान बच्चों को आत्मविश्वास से भर देता है, क्योंकि वे अपनी क्षमताओं के प्रति जागरूक होते हैं। तो इसी को कहते हैं ना कि तार्किक बुद्धि या तार्किक क्षमता का विकास होना। तो जब इन चीजों से रूबरू होते हैं तो इन बातों का विकास हमारे अंदर होता है। और हमारे एक श्रोता ने लिखा है इसी तरह की बात कि जो बच्चे व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करते हैं वो दूसरों के साथ बेहतर तरीके से बातचीत कर सकते हैं और अपनी बात को स्पष्ट रूप से व्यक्त कर सकते हैं। रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं को हल करने में मदद करती हैं ये चीजें। व्यवहारिक ज्ञान बच्चों को जीवन में आने वाली विभिन्न चुनौतियों का सामना करने और उन्हें हल करने के लिए तैयार करता है, स्वतंत्र बनाता है। और व्यवहारिक ज्ञान बच्चों को अपने जीवन में निर्णय लेने और अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में सक्षम बनाता है। तो यही है कि सृजनात्मक जो क्षमता होती है वो बढ़ती है, व्यवहारिक ज्ञान बढ़ता है, चीजें सोचने समझने में आत्मविश्वास बढ़ता है। और इस माध्यम से जो समस्याएं होती हैं वो जब उस हिसाब से वो हल करते हैं, यानी कि अपनी सोच के हिसाब से जब उसको हल करते हैं तो फिर बात ही कुछ और होती है। और फिर वो बड़े जल्दी से परिपक्व बन जाते हैं, अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं। पलकों के पीछे से क्या तुमने कह डाला, फिर से तो फरमाना। नैनों ने सपनों की महफिल सजाई है, तुम भी जरूर आना। पलकों के पीछे से क्या तुमने कह डाला, फिर से तो फरमाना। तौबा मुश्किल था एक तो पहले ही दिल का बहलना। आफत फिर उस पे
लट में तुम्हारा मुखड़ा छिपा के चलना। हाय तौबा मेरी तौबा, मुश्किल था एक तो पहले ही दिल का बहलना। आफत फिर उस पे लट में तुम्हारा मुखड़ा छिपा के चलना। ऐसी ना बोलो पड़ जाए मुझको शर्माना। पलकों के पीछे से क्या तुमने कह डाला फिर से तो फरमाना। नैनों ने सपनों की महफिल सजाई है, तुम भी जरूर आना। पलकों के पीछे से क्या तुमने कह डाला फिर से तो फरमाना। पलकों के पीछे से क्या तुमने कह डाला फिर से तो फरमाना। नैनों ने सपनों की महफिल सजाई है, तुम भी जरूर आना। पलकों के पीछे से क्या तुमने कह डाला फिर से तो फरमाना। बच के हमसे ओ मत वाली है ये कहाँ का इरादा। नाजुक लबों से फिर करती जाओ मिलने का कोई वादा। बच के हमसे ओ मत वाली है ये कहाँ का इरादा। नाजुक लबों से फिर करती जाओ मिलने का कोई वादा। के पीछे से क्या तुमने कह डाला फिर से। संगीता जी, हमारे एक साथी लिखते हैं कि प्रैक्टिकल नॉलेज के बारे में लिखते हैं कि जब मैं 12वीं में था तब हमारा भूगोल और चित्रकला के प्रैक्टिकल हुआ करता था। हमारे मास्टर जी फीते से विद्यालय ग्राउंड का नाप चौक करवाते थे। ड्राइंग वाली टीचर तो प्रथम कॉटेज पेपर पर त्रिआयामी चित्र बनवाती थी। अभी फिलहाल अधिकांश विद्यालयों में रसायन विज्ञान के प्रैक्टिकल भी होते हैं, जिससे बच्चों में भौतिक पदार्थों जाने, यानी कुछ अलग से लिखा है, शायद स्पेलिंग मिस्टेक है। तो यानी देखिए, भूगोल का प्रैक्टिकल ये हमने बहुत कम सुना है ना कि ग्राउंड पे जाके नापना वगैरह। बहुत अच्छी जानकारी दी है। साथ ही हमारे एक साथी लिखते हैं व्यवहारिक ज्ञान और बच्चे। भाई बच्चे तो बच्चे हैं, उनमें व्यवहारिक ज्ञान की उम्मीद, वो भी ऐसे माहौल में जहां इस विषय में बच्चे तो बच्चे, अरे भाई बड़े लोग भी प्राय व्यवहारिक ज्ञान से शून्य प्राय ही अपने आजकल के माहौल में दिखाई दे जाया करते हैं। ये एक स्वस्थ समाज में उचित नहीं है और ऐसे में बच्चे में व्यवहार जैसा आप सिखाएंगे वैसे ही वे विकसित भी हो जाया करेंगे, क्योंकि उनके विषय ग्रहण क्षमता में वृद्धि स्वभावतः रहा करती है। बहुत बहुत धन्यवाद इतने अच्छे कमेंट्स लिखने के लिए। साथ ही हमारे एक साथी लिखते हैं कि बच्चों में व्यवहारिक ज्ञान का मतलब है उन्हें दैनिक जीवन में काम आने वाले ज्ञान और कौशल सिखाना, जो उसे वास्तविक दुनिया में सफलता प्राप्त करने में मदद करता है, जिससे सामाजिक, व्यवहारिक और भावनात्मक कौशल शामिल है। उन्हें किसी कार्य में शामिल करने के बाद हुई उसकी
उनकी गलती को प्यार से समझाकर और किए गए अच्छे कार्य के लिए उनकी प्रशंसा कर हौसला अफजाई करते रहिए, जिसके कारण उनमें आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होती रहेगी। साथ ही उनके एक स्किल का भी तो पता चलता है। अगर हम लोग बातचीत करते हैं उनसे, बच्चों को सिखाते हैं या बताते हैं कोई बात, तो वो भी उतना ही उसमें इंटरेस्ट लेते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। तो वो जो उनके अंदर जो एक कौशल होता है, एक स्किल होती है, वो भी हमको पता चलती है और उस हिसाब से हम उनको आगे लेकर के जा सकते हैं। एक हमारे साथी लिखते हैं, बच्चों के लिए व्यवहारिक ज्ञान, प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह उन्हें वास्तविक दुनिया से अवधारणाओं को जोड़ने और उन्हें वास्तविक जीवन स्थितियों में लागू करने में मदद करता है। ये बच्चों को अधिक आत्मविश्वासी और आत्मनिर्भर बनाता है और उन्हें समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रोत्साहित करता है। आगे भी हमारे बहुत सारे साथियों ने अलग अलग कमेंट्स लिखकर भेजे हैं। एक साथी लिखते हैं, जो बच्चे व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करते हैं वे दूसरों के साथ बेहतर तरीके से बातचीत कर सकते हैं और अपनी बात को स्पष्ट रूप से व्यक्त कर सकते हैं। रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं को हल करने में मदद करता है। व्यवहारिक ज्ञान बच्चों को जीवन में आने वाली विभिन्न चुनौतियों का सामना करने और उन्हें हल करने के लिए तैयार करता है, उन्हें स्वतंत्र बनाता है, साथ ही निर्णय लेने और अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में सक्षम बनाता है और सृजनात्मक क्षमता को बढ़ावा देता है। व्यवहारिक ज्ञान बच्चों को नई चीजें सोचने और करने के लिए प्रेरित करता है, साथ ही आत्मविश्वास बढ़ाता है। तो बहुत बहुत इनका धन्यवाद। और किचन की तरफ भी चलना है सोनाली। हाँ, कटहल के व्यंजन हमारे साथियों ने लिखकर भेजे हैं। तो एक गीत बच्चों के लिए जरूर सुनेंगे और उसके बाद చకరక చీచాచో చకలోరం గండో వండో లకరకటం అక్కో టక్కో ఇడిగిడి గిడిగో ఇడిపాయ్ విడిపాయ్ చికిచకచో గిలిగిలి మల్ సులుసులు మల్ మకనక హుకుబుకురే టుకుబుకురే చకలక బిక్కో చిక్కో సిలి సిలి సిలిగో బగడదుం జగడదుం చికిచకచో. देखो देखो क्या वो पेड़ है, चादर ओढ़े या खड़ा कोई. हे देखो देखो क्या वो पेड़ है, चादर ओढ़े या खड़ा कोई. बारिश है या आसमान ने छोड़ दिए हैं नल खुले कहीं. हो हम जैसे देखे ये जहां है वैसा ही, जैसी नजर अपनी खुल के सोचे आओ, पंख जरा फैलाओ, रंग नए बिखराओ, चलो 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 नए ख्वाब बुन ले. गारे गामा पासा बम 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 बोले बम चिक बोले और मस्ती में डोले. बम बम बोले मस्ती में डोले, बम बम बोले मस्ती में तू डोल रे. बम बम बोले मस्ती में डोले, बम बम बोले मस्ती में तू डोल रे. भला मछलियां भी क्यों उड़ती नहीं, ऐसे भी सोचो ना. सोचो सूरज रोज नहाए या बाल भिगो के ये बुद्धू बनाए. हमें ये तारे तारे टिमटिमाए या फिर गुस्से में कुछ बड़बड़ाते रहे. खुल के सोचे चलो चलो नए ख्वाब बुन ले.
कटहल के तरुआ यानी कटहल के पकौड़े, अधपका कटहल के कोआ को यानी फल को निकालकर उसका बीज निकाल कर रख ले। चावल का आटा, बेसन, लहसुन, मिर्ची पेस्ट, अजवाइन, कलौंजी, नमक, हल्दी सबको मिलाकर घोल तैयार कर ले, जैसे पकौड़ी बनते हैं। और कटहल के कोआ को घोल में डिप कर तेज आंच पर तल ले। कुरकुरी कटहल का तरुआ तैयार है। बारिश के दिनों में इन्हें चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। हाँ, और इसका फल भी खाया जाता है, जैसे ये जब पक जाता है ना जी, तो भी खाते हैं कई जगह पे, मैंने देखा और है। उसके फल के जो है ना गूदे से हलवा भी बनाते हैं। अच्छा, यानी जो हम सूजी का हलवा बनाते हैं उसमें अच्छा, वो गूदा डाल के मीठा व्यंजन भी बनता है उसका। अच्छा जी। और एक हमारे साथी हैं, उन्होंने तो इतने सारे व्यंजन लिखकर भेजे हैं। कटहल की सब्जी, कटहल की करी, कटहल की को नारियल की दूध या दही के ग्रेवी में पकाया जाता है जो दक्षिण भारत में लोकप्रिय है। मसाला कटहल बनाया जाता है, फिर कटहल के पकोड़े बनाए जाते हैं, कटहल के कोफ्ते बनाए जाते हैं, अचार, कटहल का अचार बनाया जाता है, कटहल की बिरयानी बनाई जाती है और इतने सारे कटहल की मिठाई भी बनाई जाती है। हाँ, और ये फायदेमंद भी होता है, इसमें फाइबर बहुत होता है, मतलब भरपूर होता है। और कैलोरी इसमें जो होती है वो कम होती है। इसमें विटामिन ए, विटामिन सी, कैल्शियम, पोटेशियम, आयरन, मैग्नीशियम और वेट कंट्रोल करने में हेल्प करता है, यानी वजन को कंट्रोल करता है। कटहल में फाइटोकेमिकल्स भी पाए जाते हैं जो शरीर में बनने वाले फ्री रेडिकल्स के सेल्स को डैमेज होने से बचाते हैं। और एक हमारे साथी ने कटहल के कटलेट की रेसिपी भी लिखकर भेजी है। ये जैसे हम कटलेट बनाते हैं, इसमें आलू होता है, उसी तरह इसमें उबाल के कटहल को डाल दिया, फिर उसमें चावल का आटा डाल दिया, फिर हरी मिर्च, नमक, मिर्ची, धनिया और सब कुछ डाल के उसको एक सीटी दे के सब उबाल के और उसको अच्छे से मैश करके और फिर उसको उसमें सब चावल का आटा सब मिला के और उसे कढ़ाई में तेल गर्म करके तल ले। और चाहे तो आप उसमें शैलो फ्राई भी कर सकते हैं और टमाटर की चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। तो ये तो, और बारिश का भी समय आ रहा है तो ये चीजें बड़ी अच्छी लगती हैं खाने में, पर संभल के खाएं। हाँ, बस बेसन की पकौड़ी के अलावा कटहल की पकौड़ी भी खा सकते हैं। हाँ, जो हमारी सखी ने लिख कर भेजी है। फिर वही बात है ना, संभल कर खाएं। चलिए अब कार्यक्रम में विदा लेते हैं। सभी को संगीता श्रीवास्तव और सोनाली पाठक का नमस्कार। सखी सहेली। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। हेली।